हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा जो है कंपनीज एक्ट का जो बेसिक चीज था वो हो गया था और आज हम एक वीडियो करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आज के जो वीडियो है उसमें हम कंपनीज एक्ट को कर देंगे कंप्लीट, है ना जी। चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ अपने क्लास में और देखते हैं आज क्या होगा शुरुआत। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे ये मैं सारा नोट्स डाल देता हूं। प्लस इसके साथ साथ ये वाला जो पीडीएफ है ना, जो मेरा बुक वाला पीडीएफ है वो भी पीडीएफ में वहीं डाल देता हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप आराम से इजीली पता कर सकते हैं। चलिए इसके आप देखिए यूजीसी नेट अगर आप कर रहे हैं 2024 जून का प्रिपरेशन तो आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट है और उसी प्लेलिस्ट पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। ये सारे पेपर 1 के लेक्चर्स हैं और पेपर 2 कॉमर्स के लेक्चर्स हैं, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं कंपनीज एक्ट की। देखिए हम अभी तक जो कंपनीज एक्ट में था वो कंपनीज एक्ट क्या होता है, बेसिक चीज, कंपनी का डेफिनेशन है ना, कंपनीज के टाइप्स ऑफ पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, उसका चर्चा हम करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे, ये देखिए आ जाइए आप मेरे ये नोट्स पे। 4 स्टेप्स है बेसिकली, एग्जाम में इससे बहुत बहुत कई बार पूछा गया, लेकिन अभी रिसेंट की बात करूं तो 20 वाले एग्जाम में आई थिंक इसको पूछा गया और इसमें एकदम कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस ये 4 स्टेप्स लिखे हुए थे और इसी 4 स्टेप्स में से आपको पूछ दिया गया था अलट पलट करके, मतलब सीक्वेंस करके कि भाई साहब मुझे बताओ ये कैसे होगा इसका। मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया था, क्यों? क्योंकि उस समय इस पर ध्यान ही नहीं गया था, है ना, और बहुत सारे लोगों ने सही किया था, तो जिसका सही किया था उसका नंबर आ गया। चलिए मैं अगर बात करूं तो पहला स्टेज क्या होता है सर, कंपनी फॉर्म करने के लिए हमको सबसे पहला स्टेज क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन स्टेज। आ जाए हम अपने नोट्स वाले पे, आइए वो आप पढ़िएगा, नोट्स में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, मैं यहां से आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहला स्टेज की अगर मैं बात करूं तो वो होता है प्रमोटर्स के लिए। इसके लिए होता है प्रमोटर्स के लिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी को प्रमोट करना शुरू करते हैं। जो आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको उन्होंने टेस्टिंग कर लिया होता है, उसका प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेज। रजिस्ट्रेशन स्टेज में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन स्टेज में सारा का सारा डॉक्यूमेंट फिलअप किया जाता है। जैसे क्या क्या होता है भाई डॉक्यूमेंट? जैसे एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, है ना, फिर डायरेक्टर लिस्ट बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाता है, वहां से उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद हमको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जब ये मिल जाता है तो भाई फिर प्राइवेट कंपनी अगर आपने शुरू किया तो काम बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके बाद अपनी कंपनी को आराम से चला सकते हो। और जैसे ही जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, आ जाती है पब्लिक कंपनी, तो फिर वहां एक और सर्टिफिकेट आपको आरओसी देती है, उसका नाम जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? किसको मिलेगा? प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? तो भैया लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी का क्या है, नीड है, और इसको ये आपको जरूरी है, ये आपको मिलेगा किससे? आरओसी से। प्राइवेट कंपनी के लिए कोई नो नीड, कोई नीड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब आप इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो भैया यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेशन मिलना जरूरी है, यहां मिलेगा। तो ये 4 स्टेज है। अब बेसिकली ये 4 स्टेज आपको दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन वाले स्टेज में बहुत सारा प्रोसेस होता है। आइए मैं उसको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करता हूं कि भैया रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। देखिए अब चलिए यहीं पे आते हैं, है ना। देखिए प्रमोटर स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेप है ना। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और डिसाइड करते हैं कि भैया क्या क्या आपका क्या क्या काम करना है, या मेनली यहाँ क्या करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आइडिया स्टार्टिंग बिजनेस कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रमोटर्स, है ना। तो प्रमोटर के हिसाब से ये करते हैं। अब दूसरा स्टेज जो होता है ना, वो होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि एमओए बनाना। तो एमओए के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एमओए बस बेसिकली ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको सारा डिटेल मेंशन करना होता है। बिना एमओए के कंपनी रजिस्टर्ड
नहीं हो सकती, और इसमें स्टैम्प्ड और रजिस्ट्रेशन होना, रजिस्टर्ड होना दोनों जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, मतलब कंपनी के बाहर की जितनी पॉलिसीज है उसके लिए एमओए बनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो एओ जो होता है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे लोग नहीं बनाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उस केस में ना टेबल नंबर ए को फॉलो किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 का जो टेबल नंबर ए है उसको फॉलो कराया जाता है। तो ये बात हो गया। ये दो डॉक्यूमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करने की, भैया कौन कौन से डायरेक्टर हैं उन्हें, उसका आपको क्या करना है, लिस्ट डिसाइड करना है, और उसके बाद आपको फाइल करना है कहां, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। फिर चौथा काम है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड प्रोवाइड अ रिटन कंसेंट, है ना, जो डायरेक्टर्स को डिसाइड हो गया वो रिटन कंसेंट देंगे, उसके बाद फिर वो कहां जाएगा, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चला जाएगा। फिर नोटिस ऑफ एड्रेस, है ना, जो ऑफिस का एड्रेस होगा वो आपको देना पड़ेगा, जो उसको भी फिल करना, नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द ऑफिस नीड्स टू बी फाइल, ये होगा। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा, किसके द्वारा, शुड बी मेड बाय द एडवोकेट, है ना, एडवोकेट के द्वारा, आइदर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या पर्सन ऑफ द कैपेसिटी, डायरेक्टर से, सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, है ना। दिस डिक्लेरेशन सेल फाइल विद द आरओसी, और ये सारा जो है आरओसी बात, मतलब मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होंगे वो आपके कर्ता धर्ता होंगे, जो मेन आपका फाइल करेंगे। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जैसे ही आप उनको लग जाएगा, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा सारी चीजों से लेकर, फिर आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो कह रहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कब इशू हुआ, कब, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गए और डॉक्यूमेंट सारा प्रोवाइड कर दिया गया। तो पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन स्टेज के लिए इतना सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर आपको क्या मिलता है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिला, ये तब मिला जब भैया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज क्या है, आप पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ते हैं, है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, नहीं सर कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए तो अब हम शुरू करें, सर बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट फॉर एनी कंपनी। कोई भी कंपनी है उसका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसको संविधान कहा जाता है कंपनी का, वो क्या है, वो है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है क्या बोल रहा है, नोन है चार्टर ऑफ द कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। कह रहा है डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स कंपनी एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कंपनी के बाहर की जितनी पॉलिसीज होती है ना, वो सारा इसमें रेगुलेशंस लिखा होता है। बिना इसके लिखे हुए कोई काम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कंपनी फॉर्म ही नहीं होगी बिना एमओए के। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ 6 क्लॉज लिखे जाते हैं कंपनी में। वो क्लॉज क्या होता है, वो क्या, कौन कौन से क्लॉज हैं जो मैंडेटरी है। अब देखिए 6 क्लॉज याद रखिएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्लॉज की अगर हम बात करें तो वो होता है नेम क्लॉज। क्या होता है, नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज में क्या होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, नाम होगा तो नाम से रिलेटेड चीजें होंगी कि भैया कौन सा कंपनी में कौन सा नाम लिया जाएगा और उस नाम के एंड में क्या होगा, नाम के एंड में क्या लिखा जाएगा, ये नेम क्लॉज बताता है। नेम क्लॉज में क्या बताना होता है भाई, देखो मान लो एबीसी लिमिटेड है, अब वो अगर प्राइवेट कंपनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, नाम के एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर एबीसी पब्लिक कंपनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड। लेकिन अगर एक एबीसी एबीसी कंपनी जो है वो क्या है, 1% कंपनी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एबीसी, है ना, सिर्फ एबीसी ओपीसी एबीसी ऐसा लिख सकते हैं, 1% कंपनी, ठीक है। और अगर सेक्शन 8 में अगर मेंशन है, सेक्शन 8 क्या होता है भाई साहब, सेक्शन 8 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वैसी कंपनीज वहां पे जो है एनपीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल लेवल पे जो है ये चैरिटी के बेस पर होती है, उसको हम लोग का सेक्शन 8 में मेंशन रखा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है, कंसिस्ट नेम ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ, अब कौन सा केस, पहला केस है प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो हम उनके नाम के अंत में क्या लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या लिखाएंगे, लिमिटेड वर्ड लगाएंगे। जैसे यहां मैंने बताया ना कि राम लिमिटेड,
तो ये हो गया पब्लिक कंपनी। अगर राम प्राइवेट लिमिटेड तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी। राम ओपीसी 1% कंपनी तो ये हो गया। बात समझ में आया जी। कंपनी लिस्टेड इन सेक्शन 8, सेक्शन 8 में अगर जो कंपनी लिस्टेड है उसको नो नीड ऑफ लास्ट नेम की इसको जरूरत नहीं है। और ओपीसी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम, मतलब ओपीसी जब 1% कंपनी होगा तो उसके नाम के साथ ओपीसी आप लगा सकते हैं। बात खत्म। यही था आपका क्या नेम क्लॉज। इज क्लियर? बात समझ में आ रही है जी सर। दूसरा है डोमिसाइल या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अब डोमिसाइल या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या होता है ये बात समझिए। देखिए हर कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वो डोमिसाइल कहां का, बेस तो एक ही जगह का होगा ना। जैसे जब कंपनी शुरू हुई है तो वो कंपनी कहां से शुरू हुई उसको बोलता है डोमिसाइल या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मतलब जैसे अगर किस स्टेट में, मान लो कि मैं झारखंड से हूं और मैंने नेट वाला भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली तो भाई साहब उसका एक ऑफिस होगा, तो वो ऑफिस मेंशन करना ही क्या कहलाता है सर? वो ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट शुड मेंशन, स्टेट जो होगा वो मेंशन करना होगा। अब एक चीज और है, क्या है सर? तो एक बात बताइए सर, जो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होगी वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करेगी, वो अपना ऑफिस से बहुत सारा डॉक्यूमेंट को किसी और एड्रेस पर भेजेगी। तो आप बताइए ना कि जब डोमिसाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा तो कितने दिनों के अंदर कंपनी का कम्युनिकेशन एड्रेस वो मान लिया जाएगा? तो उसके लिए 15 दिन के बाद, जैसे आज रजिस्टर्ड हो गया है ना, आज रजिस्टर्ड ऑफिस में ये बात लिख के भेज दिया, डोमिसाइल रजिस्टर्ड हुआ, वैसे उसके इनकॉर्पोरेशन मतलब जब सर्टिफिकेट मिल जाए, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके 15 दिन के बाद उसी एड्रेस को क्या मान लिया जाएगा सर? कम्युनिकेशन एड्रेस मान लिया जाएगा, है ना। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब जहां से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल सेंड किए जाएंगे, जहां कभी कुछ आना होगा, किसी का कोई डॉक्यूमेंट आना होगा तो भी उसी एड्रेस पर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। चलिए तीसरा जो है क्लॉज है वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी को बताता है कि भैया क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दूसरा क्या है, वो बताता है। तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी का निष्कर्ष होता है। उसके बाद क्या है सर? लायबिलिटी क्लॉज है। क्या है? लायबिलिटी क्लॉज। अगर हम बात करें लायबिलिटी क्लॉज की तो सर देखिए ये बताता है कि मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटीज कितनी है ना। चाहे वो लिमिटेड लेवल पे हो या अनलिमिटेड। लिमिटेड लेवल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ठीक है, ये तो या फिर लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, किस तरीके से वो लिमिटेड रखा गया है या अनलिमिटेड रखा गया है, ये बात शो कौन करता है? इसी को बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। उसके बाद आते हैं कैपिटल क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज क्या होता है? जब कंपनी के शेयर कैपिटल का अमाउंट जिसको रजिस्टर्ड कर होता है ना, कि कंपनी क्या होता है? रजिस्टर करवाना होता है जी। तो अब जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो उस वक्त में ना आपको कुछ कैपिटल को ऑथराइज रखना पड़ता है, कुछ नंबर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बताने पड़ते हैं। वो सारा चीज मेंशन रहता है किसमें? एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और वो वहां पे मेंशन रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। क्या बोलते हैं? कैपिटल क्लॉज। उसके बाद है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि भैया जो कंपनी फॉर्म करने के वक्त में डायरेक्टर्स बनते हैं जी सर, डायरेक्टर्स बनते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन मिलता है जी सर। तो वो सब्सक्राइब्ड होते हुए, है ना, ये मैं हम मेंशन क्या करता है कि भैया कौन कौन से लोग जो हैं वो सब्सक्राइब्ड हैं कंपनी फॉर्मेशन के वक्त में, उसको कहा जाता है एसोसिएशन क्लॉज। क्या कहा जाता है? एसोसिएशन क्लॉज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं जी सर, सिंपल सा बात है। अगर हम नाम की बात करें तो नेम क्लॉज, कंपनी के एंड में क्या नाम होगा उसके बारे में बात करा जाएगा। डोमिसाइल मतलब ऑफिस फाइनली कहां है उसकी बात करी जाएगी। ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है वो बताया जाएगा। लायबिलिटी मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है वो उसकी बात करना है। लिमिटेड है या अनलिमिटेड, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। उसके बाद बात करें कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज की अगर हम बात करें तो वहां ये देखा जाएगा कि जो रजिस्टर्ड, हम जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम में जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हम अपना कैपिटल ऑथराइज कितना है, कितने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ये सारी चीजें इसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। और एसोसिएशन क्लॉज में हम उन सारे पर्संस को, सब्सक्रिप्शन को देखते हैं जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम में थे। बात समझ में आ गया जी सर। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब कोई टर्म्स, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना जी, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमने डाला, ठीक है, किसमें? एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब कोई टर्म्स एंड कंडीशन एमओए में लिखा हुआ है किसी कंपनी के,
और उसका आंसर मतलब उसी के अनुसार अगर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, मान लो कोई चीज लिखा है कि भैया हम दिन में 50 हथौड़ा मारेंगे और उसने 50 नहीं हथौड़ा मारा, उसने 20 ही हथौड़ा मारा, तो अगर उसके अनुसार कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। तो पूछा जाएगा, फिर से सुन लीजिएगा कि जब कभी एमओए में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार काम नहीं होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। बात समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताया जाए। सर क्या ही दिक्कत रहेगा, है ना, मस्त है सब। आइए एक बार हम सेक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। आइए ये देखिए क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड एज और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 256 में ये डेफिनेशन दिया गया है। तो ये यही था आपका डेफिनेशन। और देखिए यही टेबल है, ये देखिए टेबल ए में क्या मेंशन है, क्या द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल्स ए बी सी डी ई इन शेड्यूल 1। तो ये जो है ना, इसी टेबल की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। चलिए इसमें नेम क्लॉज की बात देख लीजिए, क्या कह रहा है। नेम क्लॉज कंसिस्ट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो नॉट एप्लीकेबल कहां है? सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट में। जब सेक्शन 8 वाले जो कंपनीज है ना उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब वन पर्सन कंपनी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम, अपने नेम के अंदर। डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल बोल रहा है क्या? नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी बात कर रहा है, उसका स्टेट वहां मेंशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है भैया? मेन ऑब्जेक्ट्स विच कंपनी विशेष टू परस्यू फॉर द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस समय उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मेंशन। ऑब्जेक्टिव और उसके दूसरे बाद और भी जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीजें। लायबिलिटी क्लॉज में वो सारी लायबिलिटी, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो या अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, या लिमिटेड बाय गारंटी हो। चलिए और उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक बात बताइए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला है? मैंने बोला ये सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या सर? ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज जो बनती हैं वो इसमें मेंशन होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ एनी कंपनी नॉट मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन मस्ट फॉलो टेबल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर किसी ने नहीं बनाया कंपनी का तो कहां मेंशन करना है? टेबल ए, जो लिखा हुआ टेबल ए में उसको हम लोग को ध्यान में रख लेना है। अब आइए मैं आपको ना डिफरेंस दिखाता हूं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बड़ा दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये देखिए, है ना। आइए हम एक बार इसको ध्यान से डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखिए एमओए, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? कह रहा है इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ये क्या है? फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं चार्टर, मेन डॉक्यूमेंट। इट स्टेट्स द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो भाई साहब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। देखिए सिचुएशन क्या है कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जिसके बिना काम कोई हो ही नहीं सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब जिसके बिना पॉसिबल है ही नहीं काम। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो टेबल ए फॉलो करेंगे ना कंपनीज एक्ट 2013 का। बात समझ में आई जी। रिलेशनशिप क्या है? MOA defines the relationship between company and outsiders। जो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में सर? कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में क्या रिलेशंस होगा वो MOA बताता है। लेकिन AOA डिफाइन करता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसको डिफाइन करता है कौन? AOA। उसके बाद है नेसेसिटी कंपल्सन। क्या है भैया? द प्रिपरेशन एंड द फाइलिंग आउट MOA इज कंपल्सरी। MOA के बिना कोई काम नहीं हो सकता, कंपनी बन ही नहीं सकती। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और AOA नेसेसरी नहीं है क्योंकि वो अपना रूल्स रेगुलेशन बनाना है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, तो भैया आप बनाइए, नहीं बनाइए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंजेस, कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन MOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चीज अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके कंपैरेटिवली वो बहुत
इजी है। बात समझ में आ रहा है जी सर। चलिए नेचर क्या है, नेचर कह रहा है एमओए इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। एमओए क्या है, चार्टर्ड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है चार्टर्ड का है कंपनी का, और कह रहा है इट सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्निंग बॉडी। जो बॉडी गवर्न हुई है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सारे हैं, तो वो सारी बॉडी जो उसके राइट्स और ड्यूटीज इसमें लिखे जाते हैं, किसमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कह रहा है एमओए इट इज सुप्रीमेसी, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एओए। भाई साहब एओए के द्वारा गवर्न कैसे होगा जब ये एमओए हेड है तो, लेकिन एओए गवर्न किसके द्वारा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। कह रहा है स्पेसिफिकेशन क्या है, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। कह रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या कह रहा है, देयर इज स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कह रहा है इट इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट, किसके अंडर फॉर्म किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट के अंडर। लेकिन अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो किसके अंडर फॉर्म किया गया है, सो ये फॉर्म किया गया है दोनों एमओए और एओए के अंडर। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलें आगे, बिल्कुल चलिए सर। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट की, किसकी बात करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट की। कि भाई साहब कंपनी का मैनेजमेंट मतलब मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज, इसी के द्वारा। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब मैनेज किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, डायरेक्टर्स के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा, सेक्रेटरीज के द्वारा, है ना। और इनमें से फिर बोर्ड होते हैं, बोर्ड कौन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इलेक्टेड किसके द्वारा किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा, है ना। जो गवर्निंग बॉडी होता है, हेड बॉडी होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये कंपनी मैनेजमेंट की बात आ रही है तो उसके कंपोजिशन क्या क्या होंगे, कौन कौन कितने डायरेक्टर्स होंगे अलग अलग कंपनी में। कह रहा बोर्ड मस्ट हैव मिनिमम, क्या क्या मिनिमम, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, कंपोजिशन यही है बोर्ड का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एवरी कंपनी हैव, हर कंपनी में क्या होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। एवरी कंपनी मतलब यहां किसके बारे में बात कर रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ओपीसी हो, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर, एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, हु स्टेड इन इंडिया मिनिमम 182 डेज, मतलब 182 दिन किसी इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको अपने ही देश में होना चाहिए। तो एक रेसिडेंट कहां का होना चाहिए भाई साहब, अपने ये का और कितने दिन रहा होना चाहिए इंडिया में, 182 दिन फाइनेंशियल ईयर में रुका होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और तीसरा क्या बोला, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब अगर मान लो कि 66 डायरेक्टर्स हैं, 66 डायरेक्टर वैसे तो होंगे नहीं, मान लो ऐसे 15 डायरेक्टर्स, मान लो 15 डायरेक्टर्स हैं तो 5 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, बाकी 10 का जो करना है करो, लेकिन 5 डायरेक्टर्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो गए। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये रूल्स है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें पूछा जाएगा कि कंपोजिशन क्या क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 3 डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी, प्राइवेट के लिए 2 और ओपीसी के लिए 1, और एवरी हर कंपनी के पास क्या होना चाहिए, एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो 182 दिन इंडिया में रहा हो फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, और तीसरा क्या है, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताया जाए। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लें सेक्शंस, यहां जो लिखा हुआ है ये देखिए। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, इट्स अफेयर्स एंड मैनेज बाय द नेचुरल पर्सन, नॉन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के द्वारा इलेक्टेड है ना, जो क्या करते हैं, डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। वो कह रहा है हैव सर्टेन पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली, ये बात ध्यान में रखिएगा। बोर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन पावर, उसकी पावर की बात करा जाए तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज एक्ट 2013 एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, all public company required to have a board directors and that includes members from inside and outside organization, जो inside और outside दोनों से होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इज अ कलेक्टिव बॉडी, क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ company. The term board of directors means body duly constituted to direct, control और supervise the affairs of the company. ये आपका मेंशन है डायरेक्ट, ये आप बस देख सकते हैं। चलिए उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि भैया किसके लिए 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए पब्लिक कंपनी में, 2 डायरेक्टर्स होगा प्राइवेट और 1 डायरेक्टर्स ओपीसी में, ये बात ध्यान में रखना चाहिए।
मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15। कह रहा सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट मोर देन 15 डायरेक्टर्स इवन विदाउट अच्छा, सेक्शन 8 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें जो चीजें मेंशन है, जो कंपनी मेंशन है उसके अंदर जो कंपनीज आती है उसमें 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी हो सकता है बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हुए। ठीक है, अब देखो हर कंपनी के बाद जो मैंने बताया अभी वही कि एटलीस्ट एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो 182 दिन इंडिया में रहा हो फाइनेंशियल ईयर में, एक वुमेन डायरेक्टर और 1/3 शेयर का जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बात खत्म। अब आ जाइए मीटिंग्स में। क्या जाएंगे जी? मीटिंग्स में। तो मीटिंग क्या है एक बात बताइएगा। मीटिंग ना आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे मीटिंग का? मीटिंग बोलेंगे जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक डिसीजन के लिए मिलते हैं, है ना। मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी में कुछ लोग हैं और वो लोग मिलते हैं किसके लिए? किसी कोई स्पेसिफिक डिसीजन के लिए, है ना। तो वो उस तरह की बॉडी को क्या बोला जाता है? मीटिंग कहा जाता है। अब इसमें 3 तरह की मीटिंग की चर्चा करनी है हमें। एक तो शेयर होल्डर्स मीटिंग, दूसरा बोर्ड मीटिंग्स, तीसरा क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। तो भाई साहब शेयर होल्डर्स मीटिंग जो होती है उसमें 3 मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ईयर में एक बार होने वाला मीटिंग है, एनुअल बोला है ना। तो आइए देखते हैं पहले नोट्स में क्या क्या मीटिंग क्या बोला गया। देखिएगा कह रहा है कमिंग टुगेदर एज ए डिसीजन मेकिंग बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीटिंग बोलेंगे। मीटिंग 3 तरीके का, क्या क्या? पहले शेयर होल्डर्स, फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर उसके बाद है डेटर्स और क्रेडिटर्स का मीटिंग। डेटर्स बोल रहा हूँ, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का मीटिंग। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग में 3 मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग और क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो एवरी ईयर मीटिंग है, वो क्या है? एवरी ईयर मीटिंग है। हर साल मीटिंग करी जाती है जिसमें सारे लोग होते हैं कंपनी के एक एक लोग, वो स्पेसिफिक जो होता है ना, सॉरी स्पेसिफिक बोलना, जो जनरल होता है ना, सबके लिए सारे लोग आते हैं। डायरेक्टर्स हो, बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स हो, ऑडिटर्स हो, कंपनी के जितने एम्प्लॉय सब 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 ये आते हैं इसमें। ये क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन 96 में मेंशन है। नॉर्मल केस के लिए, अब इसका देखिए ध्यान समझिएगा, नॉर्मल केस की अगर हम बात करेंगे तो ये मीटिंग, 2 मीटिंग जो है, 2 मीटिंग के बीच का गैप कितना होता है? 15 मंथ्स होना चाहिए। मतलब अगर एक मीटिंग आज हुआ तो अगला मीटिंग 15 महीने के बीच में हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात कर रहा है अगर पहला बार एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, मान लो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट करके फाइनेंशियल कंप्लीट किया और उसके बाद क्या फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करना है, तो कह रहा है इट इज नेसेसरी टू डू मीटिंग विद 9 मंथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर। पहला बार एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है तो एक फाइनेंशियल ईयर जैसे आप कंप्लीट किए 9 महीने के अंदर आपको मीटिंग कर लेना है। और इन जनरल 6 मंथ्स होता है। कितना होता है? 6 मंथ्स। अगर मान लो कि सेकंड एनुअल जनरल मीटिंग है, थर्ड है, फोर्थ है, तो भाई साहब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किए 6 महीने के अंदर आपको मीटिंग कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं सर? आपको पता है ना सर? बिल्कुल पता है सर, अप्रैल से मार्च वही है फाइनेंशियल ईयर जी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर जैसे कंप्लीट किए, नॉर्मल केस हो 6 महीना, अगर फर्स्ट एजीएम कर रहे हो पहला एनुअल जनरल मीटिंग तो 9 महीना। कितना है? 9 महीना। और नॉर्मली केस में 2 मीटिंग के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 15 महीना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है? मीटिंग शुड बी इन बिजनेस आवर्स। ये बात भी कि एनुअल जनरल मीटिंग कभी भी होगा तो बिजनेस आवर्स में होगा और बाद में कभी नहीं होगा। नॉट ऑन नेशनल हॉलिडे, अगर कोई नेशनल हॉलिडे है तो उस दिन मीटिंग नहीं हो सकता है। आइदर इन रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर विद इन अ सिटी। बोल रहा है या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा जहां आप मेन एड्रेस दिए हैं, या विद इन अ सिटी होगा, विलेज होगा, जो भी आपका जहां ऑफिस है उसी की सिटी में अंदर हो जाएगा। तो ये केस था एनुअल जनरल मीटिंग का। अब बताए वो पूछेगा सर एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है? बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल अकाउंट का डिस्कशन वही होता है ना। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट्स का डिस्कशन वही होता है, डिविडेंड डिक्लेयर वही होता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट वहां किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपका एजीएम में किया जाता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो उसके बाद अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है सर? अदर देन एजीएम, है ना। जब कोई मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा किया जाए, है ना, जिसको इमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हैं, वो मीटिंग को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, अब देखो ये है सेक्शन 100, सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब बात करेंगे सेक्शन 101 का। सेक्शन 101 डिफाइन करता है नोटिस पीरियड ऑफ मीटिंग कि भाई कितना देर का होना चाहिए। तो बोल रहा है इन जनरल मीटिंग में नोटिस पीरियड होना चाहिए एक मिनिमम 21 दिन का। अगर 21 दिन से जल्दी नोटिस आपको देना है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें 95% से ज्यादा इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परमिशन
लेना पड़ेगा, तब ये मीटिंग हो सकता है, नहीं तो फिर मिनिमम 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में डे, टाइम, प्लेस, आवर्स ऑफ मीटिंग मेंशन होना चाहिए, ये बात भी होना चाहिए। नोटिस शुड बी गिवन टू ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स को, सारे डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, सारे को आपको देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 101 में डिफाइन है, कितना दिन होना चाहिए, मिनिमम 21 दिन, याद रखेगा। डे, टाइम, प्लेस, आवर्स ऑफ मीटिंग मेंशन होना चाहिए और सारे डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स सबको कंपनी को देना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो मीटिंग है वो है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्संस के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। और स्पेसिफिक पर्संस के केस में डील क्या होता है कि भैया अगर 4 है ना, 3 वाला मीटिंग, 3 लोग अगर हाँ बोलेंगे तभी ये मीटिंग फाइनल होगा, नहीं तो नहीं फाइनल होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आया, क्लास मीटिंग का कहानी यही है, फॉर स्पेसिफिक पर्सन है ना, स्पेसिफिक लोगों के लिए। उसके बाद है पहला मीटिंग, क्या था सर, पहला मीटिंग आपका जनरल मीटिंग था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शेयर होल्डर्स का मीटिंग, जिसमें हमने एनुअल जनरल की बात कर ली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्लास की बात कर ली। अब आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर हम बात करें तो किसके द्वारा बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा, कोई भी डायरेक्टर्स बुला सकता है इसको। पीरियड क्या होगा मीटिंग का, है ना, कह रहा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट मीटिंग कितने दिन में होगा, विद इन 30 डेज। मतलब पहला बार अगर मीटिंग कर रहे हो इनकॉर्पोरेट करने के बाद बोर्ड की मीटिंग, तो 30 दिन विद इन 30 डेज कर लिए होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल केस में बात करें तो साल भर में 4 बार मिलना ही मिलना है, तो या फिर 120 दिन में बोल दो कि 120 दिन में एक बार करना है मीटिंग, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, 4 टाइम इन अ ईयर या 120 दिन में, ठीक है। नोटिस कितने दिन का देना चाहिए सर, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 7 दिन का नोटिस मिलेगा, मिनिमम आपको 7 दिन का नोटिस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले है तो पहले भी दिया जा सकता है, केस वही है, 95% डायरेक्टर्स जो है उसका बात मानना, मतलब सब लोग एग्री होना चाहिए मिला जुला के, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स, ठीक है जी। अब क्या सर, अब कुछ मतलब ये जो सेक्शन 101 है ना, ये इसमें ना कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे। कौन कौन, 2 टर्म मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा सर, एक कोरम है और एक है मिनट्स। कोरम को कहा जाता है जब भी कोई मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है ना, उसको बोलते हैं कोरम। कोरम फिर से, कोई एक मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में सक्सेसफुल बनाने के लिए, मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना लोगों का आवश्यकता है, कितने लोगों की नीड है, दैट इज कॉल्ड कोरम। जैसे अगर किसी का मीटिंग को करना है तो या आप 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ले लीजिए या दो डायरेक्टर्स मिनिमम ले लीजिए, तो आपका क्या होगा, मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो वर्ड आएगा वो उसको बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स क्या है, कोई भी मीटिंग का समरी या रिजल्ट, अगर कोई मीटिंग हुआ उसका समरी या रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मिनट्स बोलते हैं, ठीक है, ये बात रखिए। कोरम बोलते हैं भाई साहब मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, कोरम, और मिनट्स बोलेंगे रिजल्ट्स या समरी ऑफ मीटिंग्स को। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है, नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ नहीं है, यही बात है। अब इसको पढ़िएगा और इसमें भी सेम सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, अगले बार में जब हम लोग लॉ करेंगे, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, अगर कोई आपको ये चीज समझ में आ रहा है, सारी चीजें सही तरीके से लग रही है, तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।